हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले के दो क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। यूट्यूब पे चूंकि हमने ये क्लास करवाया था, इसके पहले का दो पार्ट, तो आप लोग चाहे तो प्यारे बच्चों वहां से जाकर के ना दोनों पार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी दोनों पार्ट अपलोड कर दिया गया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, यानी कि बायोलॉजी चैप्टर 5 का तीसरा क्लास। इससे पहली वाली क्लास में हमें याद है प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को पेड़ पौधों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है ये बताए थे। आप लोगों को याद है, एक बार बताइए। हाँ, पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है ये आपको बताए थे। अच्छा, कल आप लोगों ने क्या किया, पहले आप लोग हमें ये बता दीजिए। कल जब हम क्लास नहीं लिए तो आप लोग क्या क्या किए, हमें ये जानना है। बताओ बाबू, कितने बच्चे सेल्फ स्टडी किए, कितने बच्चे छुट्टी मना लिए, कल आप लोग क्या क्या किए, एक बार बताइए जल्दी से। कल आप लोगों के लिए नोट्स लगभग हमने पूरा तैयार कर दिया, जो भी अभी तक पेंडिंग नोट्स था, ठीक है ना। तो आज कल लगभग फाइनल फिनिश नहीं हुआ, तो आज उसमें कवर पेज और ये सब कुछ जो चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर, ये सब लगा करके बस आज दोपहर तक आप लोगों को नोट्स चला जाएगा, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी किए, रिवीजन किए, कुछ नहीं किए सर? बहुत बढ़िया, बायोलॉजी का रिवीजन किए। देखो बाबू, अगर कभी छुट्टी होता है ना तो आप लोग ये मत समझो कि छुट्टी हुआ है। अगर कभी मान लीजिए कि हमारा क्लास बंद रहे तो आप लोग ये ना समझो ना कि हमारा क्लास आज बंद है। आप लोग ये समझो कि हमें बैकलॉग कंप्लीट करने का, रिवीजन करने का एक अलग मौका मिला है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया मौका होता है कि क्लास अगर नहीं है तो हम उसके जगह पे रिवीजन कर लें, बैकलॉग दूर कर लें। इससे बढ़िया मौका और कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। क्रिकेट देखे हैं, वाह बहुत बढ़िया। फ्री फायर खेले हैं, सोए हैं, चलो वो तो कम से कम बढ़िया है कि सो लिए। चलिए प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ तो आराम से जरूर करना चाहिए, खास करके बैकलॉग खत्म कर लेना चाहिए छुट्टी के दिनों में। अगर बैकलॉग कंप्लीट होल, अगर मान लिया कि बैकलॉग नहीं है तो फिर रिवीजन कर लीजिए, तो ये सब बढ़िया होता है, ठीक है ना। आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पिछली क्लास में हम आप लोगों को कुछ पादप हार्मोन के बारे में बताए थे, याद है? कुछ पादप हार्मोन के बारे में बताए थे, अगर आप लोगों को याद है तो एक बार बता दीजिए जल्दी से। पादप हार्मोन के बारे में बताए थे ना। आप लोग हमें ना 3-4 पादप हार्मोन का नाम बता दीजिए, बस फटाफट से बताओ बाबू। आप लोग हमें 3-4 पादप हार्मोन का नाम बता दीजिए, बस जल्दी जल्दी से। 3-4 पादप हार्मोन का नाम ना आप हमें बस बता दीजिए। 4 पादप 5 पादप हार्मोन के बारे में तो हम बतेबे किए थे, उसमें से आप हमें 3-4 पादप हार्मोन का नाम बता दीजिए, जिसमें पहला नाम हम आपको बताए थे ऑक्सिन, ऑक्सिन। दूसरा नाम हम आपको बताए थे जिब्रेलिन्स। तीसरा नाम बताए थे साइटोकाइनिन। चौथा नाम बताए थे एब्सिसिक एसिड। पांचवा नाम बताए थे एथिलीन। सब कुछ हम आप लोगों को तो बता ही दिए थे, सब कुछ बता दिए थे प्यारे बच्चों। तो ये सब ना हम पिछली क्लास में खत्म कर दिए थे। अब आज फिर से हम बात करते हैं जंतुओं में, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें जंतुओं में, जीव जंतुओं में, अगर आज फिर से हम एक बार बात करें जीव जंतुओं में, कि भाई जीव जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जंतुओं में, जीव जंतुओं में नियंत्रण, जीव जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। तो हम आप लोगों को बताए थे कि जीव जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो चीजों के जरिए होता है। प्यारे बच्चों समझना जरा ध्यान से, जीव जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दो चीजों के जरिए होता है, जिसमें पहला होता है हार्मोन। पहला क्या होता है बाबू? हार्मोन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। पहला होता है हार्मोन और दूसरा हो गया तंत्रिका तंत्र। हार्मोन को ही रसायन भी कहते हैं, ठीक है ना। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, जो हार्मोन हो गया प्यारे बच्चों, समझिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे जो हार्मोन हो गया ना, जो हार्मोन हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। इसको कह सकते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, इसको कह सकते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है ना। इसको क्या कह सकते हैं? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कह सकते हैं, ठीक है। और चूंकि दूसरा तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं तंत्रिकीय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं
समन्वय। समझ में आ गया ना सारे बच्चों को? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय पहला, और दूसरा तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताओ जल्दी से यस और नो। तो बात होता है कि आखिर जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता कैसे है, यानी कि जंतुओं में हार्मोन के जरिए कैसे समन्वय होता है भाई। हम तंत्रिका तंत्र के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे ना कि आखिर हार्मोन के जरिए हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। देखो बाबू, हमारे शरीर में ना बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, कुछ बाह्य ग्रंथि भी है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं। अगर आप लोगों को हम ग्रंथि का नाम गिनाने लग जाए ना तो ढेर सारा हो जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। देखिए हम आपको पूरा लिस्ट दिखाते हैं। ये प्यारे बच्चे ना, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। जैसे अगर अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात की जाए तो एक हमारे शरीर में होता है मास्टर ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये वाला ग्रंथि, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे शरीर के जो ग्रंथि है ना उस सब का नियंत्रण करता है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि है ये हमारे पूरे शरीर के ग्रंथि का, जितना भी ग्रंथि आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, सबका नियंत्रण कौन करता है? कौन? पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो इतना सारा ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, यकृत भी एक प्रकार का ग्रंथि है, अधिवृक्क, जनन ग्रंथि। फिर अगर बाह्य ग्रंथि की बात की जाए तो श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्लेष्माल लार ग्रंथि। फिर बाह्य और अंदर दोनों का मिश्रित है, एक होता है अग्नाशय। तो ये सब जितना जो है प्यारे बच्चों ना, ये सब ग्रंथि है। और हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में ग्रंथियों से ही निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही निकलता है। ठीक है ना? तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हार्मोन का स्राव कहां से होता है तो बताइएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। समझ में आ गया? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हार्मोन का स्राव कहां से होता है तो आप लोगों को बताना है अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है ना? एकदम याद रखिएगा, हमारे शरीर में हार्मोन का स्राव, एकदम याद रखिएगा बाबू, हमारे शरीर में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में हार्मोन का स्राव, हमारे शरीर में हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। ठीक है ना? हमारे शरीर में हार्मोन का स्राव कहां से होता है बाबू? अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। समझ में आ रहा है? हमारे शरीर में जो रासायनिक समन्वय हार्मोन के जरिए होता है, तो हार्मोन कहां से निकलता है? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। ठीक है ना? अब हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से तो निकल गया, और निकलने के बाद पूरे शरीर में फैलेगा कैसे? बताइए, बताओ भाई। आशुतोष भाई, मैं आशुतोष, मेरे भाई प्रिंस भैया, आपको हमसे क्या दुश्मनी है? मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं है, कमेंट क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? बताइए जल्दी से। अंतःस्रावी ग्रंथि है, अब अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकल गया। अब हार्मोन निकलने के बाद वो पूरे शरीर में फैलेगा कैसे? बता सकते हैं आप लोग? अंतःस्रावी ग्रंथि से तो हार्मोन निकल गया, लेकिन वह हार्मोन अब पूरे शरीर में कैसे फैलेगा? तो वह हार्मोन पूरे शरीर में फैलेगा कैसे पता है? रक्त के जरिए। हार्मोन जब निकला तो वो खून में मिल गया। ठीक है ना? हार्मोन क्या हुआ? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकला और रक्त में मिल गया, खून में मिल गया, और खून में मिल करके अब पूरे हिस्से में, पूरे शरीर में फैल गया। ठीक है ना? खून में मिल करके और पूरे शरीर में फैल गया, और पूरे शरीर में फैल करके और सभी अंगों तक पहुंच गया, और सभी अंगों को फिर क्या करने लगा? नियंत्रित करने लगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता कैसे है। ठीक है ना? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? परीक्षा में ना सवाल भी आ सकता है। परीक्षा में आपका एक सवाल बहुत जबरदस्त बन सकता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में एक सवाल आता है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। ठीक है ना? क्वेश्चन आप एकदम बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना? जंतुओं में रासायनिक समन्वय, जंतुओं में रासायनिक समन्वय, जंतुओं में रासायनिक समन्वय, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, ये क्वेश्चन आता है। अगर इसका उत्तर हमें लिखना हो, ठीक है बाबू, इसका अगर हमें उत्तर लिखना हो तो इसका बड़ा बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? चलिए इस पूरा उत्तर हम आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन बाबू 2020 में आया है परीक्षा में, 2020 बिहार बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। कैसे लिखेंगे इसका आंसर? एकदम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय, लिखेंगे कि जंतुओं में
रासायनिक समन्वय, जंतुओं में रासायनिक समन्वय, जंतुओं में रासायनिक समन्वय, ठीक है ना, जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के जरिए होता है। हार्मोन के जरिए, हार्मोन के जरिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के जरिए होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के जरिए होता है। यह हार्मोन कहां से निकलता है? तो याद रखिएगा कि जो हार्मोन होता है वह सभी अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। यह हार्मोन अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। यह हार्मोन अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। यह हार्मोन अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है एवं रक्त के साथ मिलकर, एवं रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में फैलकर, पूरे शरीर में फैलकर सभी अंगों तक पहुंच जाता है। पूरे शरीर में फैलकर सभी अंगों तक, सभी अंगों तक पहुंच जाता है। पूरे शरीर में फैलकर सभी अंगों तक पहुंच जाता है और नियंत्रण एवं समन्वय करना, नियंत्रण एवं समन्वय करना शुरू कर देता है। एवं नियंत्रण एवं समन्वय करना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है। बताओ बाबू, ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ गया तो क्या नहीं लिखा जाएगा? बताइए एक बार तो, यस और नो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ गया तो बन जाएगा? बताइए जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये क्वेश्चन लिखा जाएगा जब परीक्षा में आएगा? एक बार बताइए। अगर परीक्षा में आएगा तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से लिखा जाएगा? एक बार बताओ बाबू फटाफट से। फटाफट से बताइए, लिखा जाएगा? हो जाएगा सर, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। अब बात ये तो हो गया हार्मोन का बात कि आखिर हार्मोन हमारे शरीर में कैसे काम करता है, ये तो हम आपको बता दिए। हार्मोन हमारे शरीर में कैसे काम करता है ये आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में कैसे काम करता है। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो देखो बाबू, सबसे पहली बात तो ये कि जो तंत्रिका तंत्र है, अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है ना, अगर हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें, तंत्रिकीय नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। अगर हम तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो आप लोगों को हम बताए थे कि इसमें प्यारे बच्चों जो प्रमुख होता है, जिसके द्वारा पूरा कंट्रोल किया जाता है, और वो चीज है हमारा दिमाग। क्या है बाबू? दिमाग। ठीक है ना, तो दिमाग के द्वारा बनाया गया यह तंत्र है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या क्या होता है? दिमाग होता है, मेरुरज्जु होता है, और हमारे शरीर में पाए जाते हैं नस, ये सब कुछ शामिल होता है। तो लेकिन जो मेन होता है वो क्या है बाबू? एकदम मेन जो है ना, वो मतलब कि पूरे नर्वस सिस्टम का, पूरे तंत्रिका तंत्र का जो हेड है वो कौन है? दिमाग है। दिमाग के द्वारा ही पूरा कंट्रोल किया जाता है, दिमाग के द्वारा ही पूरा कोऑर्डिनेशन किया जाता है, मतलब दिमाग के द्वारा ही नियंत्रण और समन्वय दोनों किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये कैसे होता है? यह सबसे पहली चीज तो यह है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में जो नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र के जरिए, यह मुख्य रूप से संपन्न होता है न्यूरॉन के जरिए। न्यूरॉन, ठीक है ना, न्यूरॉन। अब एक नया शब्द आ गया, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है भाई? हमारे शरीर में न्यूरॉन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पूरा जो हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम है, यानी पूरा तंत्रिका तंत्र है, वह न्यूरॉन से बना हुआ है। जैसे हमारा पूरा शरीर एक कोशिका से बना हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि शरीर की रचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई है उसको कोशिका कहते हैं। कोशिका का परिभाषा यही देते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का रचना ही हुआ है कोशिका से, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का रचना ही हुआ है कोशिका से, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि शरीर की रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। लेकिन यहां पर जो तंत्रिका तंत्र है,
इसमें कार्य कौन करता है? तो कार्य करता है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, हम बोल रहे हैं न्यूरॉन के बारे में कि तंत्रिका तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई को, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अब समझो बाबू, न्यूरॉन होता क्या है, न्यूरॉन का फोटो कैसे बनेगा? आप जब न्यूरॉन के फोटो बनाने के लिए बात करेंगे तो बाबू फोटो जो है ना कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, ये हो गया हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और सारे नस हैं। ठीक है ना। न्यूरॉन प्यारे बच्चों उसमें ये वाला है, देख लीजिए, हमारे शरीर में इस प्रकार का विशेष चीज हर एक जगह पे, मतलब अगर यहां पर बात करें तो यहां भी न्यूरॉन है, यहां भी न्यूरॉन है, यहां भी न्यूरॉन है, यहां भी न्यूरॉन है, पूरे शरीर में न्यूरॉन फैला हुआ है, पूरे शरीर में न्यूरॉन फैला हुआ है। न्यूरॉन जो तंत्रिका कोशिका है हमारे शरीर में लगभग 100 बिलियन तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन का। सोच लीजिए, 100 बिलियन, समझ रहे हैं कितना होता है? 1 मिलियन में होता है 10 लाख, समझ में आ रहा है? और जब 10 मिलियन होता है या 10 मिलियन या 100 मिलियन ऐसा होता है तो 1 बिलियन बनता है। और ऐसा ऐसा 100 बिलियन तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में है। ठीक है ना। और हमारे शरीर के हर एक जगह पर प्यारे बच्चों क्या है? न्यूरॉन है। और जब किसी प्रकार का कोई सूचना अगर भेजना होता है दिमाग को तो एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन को, दूसरा न्यूरॉन मतलब जो कह सकते हैं कि इस तरीके से कि जैसे जो यहाँ वाला न्यूरॉन है वो यहाँ वाला न्यूरॉन को सूचना दिया, जो यहाँ वाला न्यूरॉन है यहाँ वाला को, यहाँ वाला को, यहाँ वाला को, यहाँ वाला को, इस तरीके से करते 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 ये सूचना हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। लेकिन ये क्रिया बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज गति से होता है। सबसे ज्यादा न्यूरॉन तो दिमाग में पाया जाता है, सबसे ज्यादा न्यूरॉन तो दिमाग में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव मस्तिष्क जो है एक बहुत जटिल संरचना है। इसलिए कहा जाता है कि मानव मस्तिष्क क्या है? एक बहुत ही ज्यादा जटिल संरचना है। अच्छा, अब इसमें जो मुख्य रूप से जो भूमिका निभाता है, जरा ध्यान रखिएगा, ये जो आप न्यूरॉन देख रहे हैं ना, परीक्षा में कभी कभी इसका चित्र भी बनाने के लिए आ जाता है। परीक्षा में कभी कभी इसका चित्र भी बनाने के लिए आ जाएगा, आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है ना। सर दीपक सर का तबीयत कैसा है? देखो बाबू, दीपक सर को ना कल ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, दीपक सर को कल ऑपरेशन हुआ है और बेचारे कल से हॉस्पिटल में है। ठीक है ना। बिल्कुल, उनके ना जो ब्रिक होता है, जो किडनी होता है, उसमें पत्थर हो गया था, पत्थर थोड़ा बड़ा हो गया था जिसके कारण दवाई से ठीक नहीं हो रहा था, तो इसलिए उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ठीक है, उनके जो किडनी है ना उसी में स्टोन हो गया था। बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, स्टोन वाला प्रॉब्लम पता नहीं सबको हो जा रहा है, कैसे होता है? बहुत सारा शिकायत ऐसा सुनने के लिए मिलता है। चलिए, समझ गए ना न्यूरॉन और तंत्रिका तंत्र में क्या अंतर है? देखो बाबू, जो तंत्रिका तंत्र है वो अपने से तो काम करता नहीं है। अब जैसे समझिए, ये हमारा दिमाग है, तो दिमाग तो अपने पूरे शरीर में घूमेगा नहीं। अगर मेरुरज्जु है तो मेरुरज्जु पूरे शरीर में घूमेगा नहीं। अगर नस का ही बात किया जाए तो नस तो सब जगह पर फैला हुआ है, लेकिन सब जगह पर एक चीज और फैला हुआ है और वो है न्यूरॉन। क्या फैला हुआ है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या करता है कि यहां से सूचना ग्रहण करता है। ये सब जो देख रहे हैं ना, जो ये सब निकला हुआ है पूंछ जैसा, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, तो ये सब क्या करता है? इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। जैसे ना बाबू, हम आप लोगों को एक अलग से फोटो बना करके दिखाते हैं, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से करके नीचे आ जाना है। सॉरी, उल्टा बन गया। यहां पर ना हम एक पॉइंट लेते हैं पहले, इस तरीके से हो गया, लेकिन राउंड नहीं बन पा रहा है, हम गोल बनाना चाह रहे हैं इसको। तरीके से हुआ, ठीक है। ये गोल काहे नहीं बन रहा है? 3 बार 4 बार हो गया। यहां से शुरू करते हैं। अब की बार लगता है बन जाएगा। आपसे मिस्टेक हो गया। कुछ इस तरीके से होता है, पूरा गोल नहीं बना। चलिए, यहाँ पर बीच में केंद्रक होता है, इससे प्यारे बच्चों ढेर सारा जो है ना वो इस तरीके से निकला हुआ रहता है जो सूचना को ग्रहण करता है।
सारे में ना इस तरीके से निकला हुआ रहता है, जो सूचना को क्या करता है, ग्रहण करता है। यही सब सूचना को ग्रहण करता है, जो पूछ पूछ के जैसा सब निकला हुआ है ना, यही सब क्या करता है, सूचना को ग्रहण करने का काम करता है। और इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। सूचना को यही ग्रहण करता है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, ये नीचे की ओर इस तरीके से आता है और यहां आकर के दो भागों में डिवाइड हो गया इस तरीके से, ठीक है। और इसमें भी प्यारे बच्चों अब क्या होता है, इससे भी ये सब निकल जाता है, ठीक है ना। और यहां पर भी क्या है, ढेर सारा इससे चीज सब ना निकल जाता है। जैसे यहां से ये निकल गया, यहां से ये निकल गया, इस तरीके से निकल जाता है। और बीच में इसको ऐसे कर दीजिए। तो यही होता है प्यारे बच्चों न्यूरॉन, ठीक है ना। यही क्या होता है, न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, सूचना दे देता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सूचना भेजते रहता है। तो प्यारे बच्चों ना न्यूरॉन यही है। सबको समझ में आ गया। 3D दिखाइए, देख लेते हैं न्यूरॉन का अगर 3D अवेलेबल होगा तब ना, न्यूरॉन का अगर 3D अवेलेबल हो तब दिखा देते हैं। न्यूरॉन्स 3D मॉडल्स, देखिए न्यूरॉन्स कैसे काम करता है। शायद लगता है 3D इसका मिल जाएगा। ओहो क्या बात, मिल गया। हाँ देखो बाबू, आप लोग बोल रहे थे 3D के लिए कि सर न्यूरॉन का 3D दिखाइए। ये है बाबू न्यूरॉन का 3D, देख लीजिए, ये देख लीजिए। ओ एकदम ऐसे देख लीजिए, पूछ पूछ के जैसा देख लिए ना। बीच में जो हम अभी ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, वो देख लो बाबू, यही सब है बीच में हम कर रहे थे। और ऊपर देख लीजिए ढेर सारा है ना ये निकला हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। अब यही ना बता रहे थे, अब यही बता रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और यही सब जो है ना वो सूचना ग्रहण करने का काम करता है, ठीक है। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, यही सब सूचना ग्रहण करने का काम करता है। और ये हो गया डेंड्राइट्स, असली चीज यही होता है, डेंड्राइट्स, ठीक है। और इसके बीचों बीच में प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ इसमें तो पता नहीं चल पा रहा है, इसके बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, जिसको केंद्रक बोलते हैं। और वो कोशिका द्रव्य, ये सब इसके बीच में होता है। और उसके नीचे अब कैसा होता है भाग, ये वाला अब आपको हम दिखाते हैं। थोड़ा सा ना इसको छोटा करते हैं, शायद छोटा होने पर पता लगे, ठीक है ना। देखिए सारा न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होता है। आप देख रहे हैं कि पूरा एक जाली जैसा बना हुआ है। सारा न्यूरॉन ना एक दूसरे से क्या होता है, तो कनेक्ट होता है। आप देख लीजिए सारा न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट है। ये न्यूरॉन इससे कनेक्ट है, ये न्यूरॉन कहीं और जाकर के कनेक्ट होगा, ये न्यूरॉन जो है देख लीजिए अब इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, ये न्यूरॉन से ये कनेक्ट है, ये न्यूरॉन से ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है। मतलब पूरा हमारे शरीर का जितना न्यूरॉन है ना, हमारे शरीर का जितना भी न्यूरॉन है सब एक दूसरे से मिला हुआ रहता है, ठीक है ना। हमारे शरीर का जितना भी न्यूरॉन है ना बाबू, सब एक दूसरे से क्या होता है, मिला हुआ होता है, ठीक है। और हम अच्छा अब एक चीज और यहां पर ना जरा गौर से देखिए, ये तो हो गया बाबू इधर डेंड्राइट्स, इधर क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गया। समझिएगा जरा ध्यान से, इसको जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स कहीं बीच में यहां पर प्यारे बच्चों अंदर में, अंदर वाला तो भाग दिख नहीं रहा है, तो इसके अंदर में ना सेंटर होता है जहां पर ये जिसको केंद्रक बोलते हैं, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जिससे कि दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट है, ये वाला जहां से कि दूसरा न्यूरॉन क्या है, कनेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, इसको सिनेप्स भी बोलते हैं या सिनेप्टिक दरार बोलते हैं, या सिनेप्टिक दरार। दो न्यूरॉन के बीच में ना जो हल्का गैप होता है ना, उसको सिनेप्टिक दरार बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ, बताइए। तो इस तरीके का हमारे शरीर में क्या होता है, पूरा न्यूरॉन फैला हुआ है और सारा न्यूरॉन एक दूसरे से अटैच है। यानी कि जब हमारे शरीर में, जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर जोर से मार दिए, ठीक है ना, जोर से ऐसे करके मारे ना, तो यहाँ वाला न्यूरॉन यहाँ, यहाँ वाला न्यूरॉन यहाँ, यहाँ वाला न्यूरॉन यहाँ, इस प्रकार से खबर भेजाता है। यहाँ वाला न्यूरॉन यहाँ वाले को खबर भेजा, यहाँ वाला न्यूरॉन यहाँ वाले को, यहाँ वाला न्यूरॉन यहाँ वाले को, फिर यहाँ वाला न्यूरॉन यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 करते करते ये दिमाग तक आ जाता है। यानी कि न्यूरॉन से ही हमारे दिमाग को संवेदना भेजने का काम करता है और पूरे शरीर में ये फैला हुआ है, ठीक है ना, पूरे शरीर में ये फैला हुआ है न्यूरॉन। तो हमारे शरीर में जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है वो न्यूरॉन ही करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग, तो न्यूरॉन का ये डेंड्राइट्स वाला भाग जो है वो संवेदना को ग्रहण करता है। न्यूरॉन का डेंड्राइट्स वाला भाग जो है यह संवेदना को ग्रहण करता है और फिर मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनेप्स के जरिए या सिनेप्टिक दरार के जरिए कनेक्ट होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन्स में भी बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे हम आपको बताया कि इसके अंदर में केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, सब कुछ होता है। इस वाले फोटो में ना आपको जरा गौर से दिखेगा, इस वाले फोटो में आपको ना गौर से दिखेगा। जैसे देखिए ये हो गया प्यारे बच्चों न्यूरॉन, तो इसके बीच में क्या है,
बीच में जो ब्लू रंग का दिख रहा है केंद्रक है। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है ना। ऊपर में आपको हम बताइए दिए कि ये सब जो देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब क्या है, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और नीचे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये है सिनेप्टिक दरार, या फिर इसको सिनेप्स भी हम लोग कहते हैं। सिनेप्टिक दरार भी बोल सकते हैं या सिनेप्स भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ बाबू, बताओ जल्दी से। बहुत फास्ट होता है क्रिया, यह काम इतना फास्ट होता है, मतलब एक न्यूरॉन दूसरा दूसरा न्यूरॉन तीसरा तीसरा चौथा चौथा पांचवा, इस तरीके से करते करते ये संवेदना हमारे दिमाग तक जाता है। और ये काम बिजली की रफ्तार से एकदम होता है, बिजली की रफ्तार से। देखते हैं ना, हम अभी यहाँ पर मारते हैं और तुरंत पता लग जाता है दिमाग को कि यहाँ पे चोट लगा है। क्या समझ में आ रहा है ना। तो प्यारे बच्चों ये होता है ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूरॉन, ठीक है ना। तो न्यूरॉन के बहुत सारे अंग होते हैं जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगर न्यूरॉन के अंग के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला अंग है कोशिका काय। इसकी संरचना गोलाकार या अंडाकार होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यानी कि ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा राउंड वाला भाग है ना बाबू, इसी को बोलते हैं कोशिका काय। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका काय बोलते हैं। और कोशिका काय में ही फिर डेंड्राइट्स होता है। क्या समझ में आ गया ना। तो ये हो गया प्यारे बच्चों कोशिका काय, जिसकी संरचना गोलाकार भी हो सकता है या अंडाकार भी हो सकता है। क्लियर हुआ। हाँ, इसकी संरचना गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा बात करते हैं डेंड्राइट्स का। दूसरा क्या हुआ बाबू, डेंड्राइट्स। तो कोशिका काय में छोटी बड़ी महीन शाखाएं पाई जाती है, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोशिका काय में छोटी बड़ी महीन शाखाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और यह संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। अभी आपको बताया कि डेंड्राइट्स क्या काम करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है, ठीक है ना। डेंड्राइट्स का काम क्या है, जल्दी से बताइए। तो डेंड्राइट्स जो है वह संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। तीसरा हो गया तंत्रिका कक्ष। तंत्रिका कक्ष क्या है, तो कोशिकाएं की सबसे लंबी तंतु को तंत्रिका कक्ष कहा जाता है। कोशिकाएं की सबसे लंबी तंतु को क्या कहा जाता है, तंत्रिका कक्ष कहा जाता है, जिसका अंतिम सिरा संवेदनाओं को न्यूरॉन के दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। जिसके बारे में अभी हम बोल रहे थे आप लोगों को कि ये सिनेप्स होता है, ये वाला सिनेप्स जो सबसे नीचे होता है, यहीं से प्यारे बच्चों एक तंत्रिका, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संवेदना ट्रांसफर होता है। तो ये हो गया क्या, सिनेप्स। और दो न्यूरॉन के बीच में जो हल्का सा दरार पाया जाता है, उस दरार को बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। समझ आ गया ना, ठीक है। इसको सीरा भी हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सूचना डेंड्राइट्स के पास जाता है। सबसे पहले सूचना किसके पास गया, डेंड्राइट्स सूचना को ट्रांसफर कर दिया डेंड्रॉन में, डेंड्रॉन से हो गया साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद फिर सीरा में चला जाता है। तो इस तरीके से सूचना का ट्रांसफर होता है। न्यूरॉन के बारे में दो तीन चीजें याद रखिएगा कि शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन भी एक प्रकार का कोशिका ही है, ऐसा मत समझिएगा कि कुछ और है। हमारे पूरे शरीर में कोशिका हमारे पूरे शरीर में कोशिका फैला हुआ है, तो न्यूरॉन भी उसी कोशिका में से एक है। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होता है। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका किसको कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका अंडाणु को कहते हैं, ठीक है ना। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु को कहते हैं। तो ये ना सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका के बारे में याद रखिएगा। हमारे शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो न्यूरॉन हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। याद रहेगा, बताओ बाबू। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। तो प्यारे बच्चों न्यूरॉन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, तो एकदम अच्छे तरीके से ना ध्यान रखिएगा। अब यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लिया जाए कि एक न्यूरॉन के बारे में पूछ दिया जाए कि न्यूरॉन की नामांकित संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन करिए। न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए परीक्षा में पूछ देता है, ठीक है ना। तो चित्र बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन 2018, 2019, 2022 बार बार पूछा है। तो अगर प्यारे बच्चों न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए पूछ दिया तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ये तो अभी हम आपको बताए हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है यह काम ही करता है न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन की रचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। मतलब जो ये जो तंत्रिका तंत्र है इसकी रचना भी हुआ है न्यूरॉन से और ये काम भी करता है न्यूरॉन से, इसलिए कहते हैं कि इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है ना। और जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र है वह न्यूरॉन के बने होते हैं, जिसका काम निम्नलिखित है। लिखेंगे कि यह विभिन्न प्रकार की ये जो आंतरिक संवेदना को ग्रहण करके उसका संवहन शरीर के विभिन्न भागों तक करता है। यानी कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी होता है, कोई संवेदना है, तो उसको ये ग्रहण करता है और ये पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। तो हमारे शरीर के पूरे मतलब हमारे शरीर में जो भी संवेदना है उसको ग्रहण करने का काम और पूरे शरीर में ये दिमाग तक भेजने का काम किसका होता है, तंत्रिका जो कोशिका है, न्यूरॉन है, उसका होता है।
यह आंतरिक तथा बाह्य संवेदनाओं की प्रतिक्रिया है तो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रेरित करता है। यानी कि यह क्या करता है कि दिमाग से जो ऑर्डर मिला उसको अंगों तक लेकर के आता है और अंगों को क्या करता है, अंगों को क्या करता है, अंगों को प्रेरित करता है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बाबू एक चीज कि जो न्यूरॉन है एक तो पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरा संवेदना को दिमाग तक पहुंचाता है और दिमाग फिर जो ऑर्डर दिया उसको उस अंग तक लेकर के आता है और फिर उसको काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इस तरीके से कुछ न्यूरॉन काम करता है। ठीक है ना। न्यूरॉन कुछ इस तरीके से ही काम करता है। एक तो पूरे शरीर में फैला हुआ है, जैसे मान लिया जाए यहां पर हम क्या किए, यहां पर हम इसको मार दिए, तो भाई मार दिए ना, तो यहां पर जो चोट लगा ये न्यूरॉन के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचा कि यहां पे चोट लगा है। अब दिमाग इसमें ऑर्डर करेगा कि तो चोट लगा थोड़ा सा रगड़ दो, तो हम यहां पर क्या कर दिए, रगड़ दिए। तो इस हाथ के न्यूरॉन को दिमाग ऑर्डर दिया कि चलिए थोड़ा सा यहां रगड़ दीजिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा जो न्यूरॉन सिस्टम है वो काम करता है। बताओ आप समझ में आ गया। न्यूरॉन किसका भाग है? अरे भाई न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का भाग है, तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन। ठीक है ना। अगर पूछ रहे हैं कि न्यूरॉन किसका भाग है तो सिंपली याद रखिए ना कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है बाबू, एकदम क्लियर। चलिए अब आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है, 2021 में एक सवाल आया था कि तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है, बताइए तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से काम हैं। तो प्यारे बच्चों बता देंगे कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के बने होते हैं। बार बार हम न्यूरॉन बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान रखिएगा कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है, जिसका काम निम्नलिखित है। पहला, विभिन्न प्रकार की जो आंतरिक संवेदना है, शरीर के अंदर भी जो संवेदना होता है, जैसे भूख, प्यास, डर, रोग इत्यादि का बाह्य संवेदना, जैसे भौतिक, रासायनिक और आंतरिक या विद्युतीय प्रभाव आदि को ग्रहण कर उसका संवेदना शरीर के विभिन्न अंगों तक करता है। हमें प्यारे बच्चों भूख लगता है या फिर हम किसी चीज को देखते हैं, हम किसी चीज को सुनते हैं, ठीक है ना, तो ये सब हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, तो ये आंतरिक संवेदना कहलाया। तो आंतरिक संवेदना को भी दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, न्यूरॉन ही करता है। कुछ बाहरी संवेदना हो गया, तो बाहरी संवेदना जैसे हमको ठंडा लग रहा है, तो बाहर में ठंडा है उसके बाद ही ना ठंडा लग रहा है, तो ठंडा का मतलब जो ठंडा डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर तो नहीं घुस जाएगा, जो ठंडा है वो शरीर के ऊपर से ही लगता है। तो ऊपर से ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रहा है, ये न्यूरॉन हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, फिर दिमाग कहता है कि नहीं ठंडा लग रहा है। ठीक है ना। तो चाहे आंतरिक संरचना हो चाहे बाहरी संरचना बोल रहे हैं, संवेदना, चाहे आंतरिक संवेदना हो चाहे बाहरी संवेदना हो, सब कुछ दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, न्यूरॉन ही करता है। ठीक है बाबू। चलिए आज का होमवर्क भी आप लोग का यही रहेगा, आज का होमवर्क भी आप लोगों का यही रहेगा, आज का होमवर्क भी आप लोगों का यही रहेगा कि न्यूरॉन का होमवर्क यही है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं। नामांकित कहने का मतलब नाम लिख करके, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, बनाइए। ठीक है ना। तो आज का होमवर्क प्यारे बच्चों आप लोगों का यही रहेगा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन और नेफ्रॉन ये दोनों में अंतर होता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों में अंतर होता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं करना है। न्यूरॉन अलग चीज है, नेफ्रॉन अलग चीज है। तो हम आपको न्यूरॉन जो आज पढ़ा रहे हैं इसका हम चित्र बनाने के लिए बोल रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक दो क्वेश्चन और जो परीक्षा में पूछता है, जैसे तंत्रिका उत्तक कैसे काम करता है, जो तंत्रिकीय उत्तक है वह कैसे काम करता है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं और प्रत्येक न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, साइटोन, एक्सोन और डेंड्राइट्स। साइटोन में एक बड़ा क्या होता है, केंद्रक होता है, वही जो राउंड वाला भाग बोले ना कोशिका का है वही साइटोन है, तो उसमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। साइटोन कहने का मतलब क्या समझ गए ना आप लोग, ये जो पूरा हम लोग जो बोल रहे थे अभी कोशिका का है, ये जो पूरा राउंड वाला भाग को कोशिका का बोल रहे थे ना, इसी को प्यारे बच्चों हम लोग साइटोन भी कह सकते हैं, इसी को साइटोन। और फिर ये बीच में यहां से यहां हो गया एक्सोन और फिर इधर वाला भाग हो गया डेंड्राइट्स। ठीक है। तो यही कहा गया है कि इसमें मुख्य रूप से साइटोन होता है, एक्सोन होता है और डेंड्राइट्स होता है। साइटोन में क्या है, तो साइटोन में एक बड़ा केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है जिसमें अनेक कणिकाएं पाई जाती है। एक्सोन साइटोन से निकलने वाला सबसे दीर्घ तंतु होता है, इसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है। साइटोन से निकलने वाले अन्य छोटे एवं शाखित प्रबंधों को डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स भी बता दिया कि डेंड्राइट्स क्या होता है, जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है और इसका स्वतंत्र सिरा सदैव शाखित होता है, यह संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और एक सबसे लास्ट में क्वेश्चन आता है न्यूरोट्रांसमीटर, 2022 में क्वेश्चन आया था ये कि न्यूरोट्रांसमीटर है क्या। क्वेश्चन जो भी आया है आपको बता देना जरूरी है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में याद रखिएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेश भाग होता है।
न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये रासायनिक संदेश वाहक, मतलब रसायनों से के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स के बीच संवाद करने में मदद करता है। यानी कि दो न्यूरॉन्स है, अभी आपको बताया कि दो न्यूरॉन सिनेप्स के जरिए जुड़ता है और दोनों न्यूरॉन के बीच में जो दरार होता है उसको सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो संदेश वाहक है, एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स में संवेदना को पहुंचाने के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, मदद करता है। ठीक है ना, एक न्यूरॉन्स से संवेदना को दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचाने में, आपको बताया ना कि ढेर सारा न्यूरॉन्स है हमारे शरीर में, तो संवेदना जो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे आता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में संवेदना पहुंचाने का काम कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि इसको ना संदेश वाहक कहा जाता है। ये रासायनिक संकेतों को एक न्यूरॉन से ये अगले लक्ष्य तक यानी अगले कोशिका तक ले जाता है और लक्ष्य कोशिका कोई दूसरी तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका या ग्रंथि हो सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर के बिना शरीर का काम नहीं हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर के बिना कुछ काम नहीं होगा। अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा ना तो हम, अगर हमारे शरीर में न्यूरॉन है भी तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर नहीं होगा संवेदना। तो भाई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ना संवेदना जो ट्रांसफर कर रहा है वो न्यूरोट्रांसमीटर ही कर रहा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों आज पूरा तंत्रिका तंत्र समझा दिए, आज पूरा तंत्रिका तंत्र समझा दिए। अब अगली क्लास में हम आप लोगों को मस्तिष्क के बारे में समझाएंगे। हमारा जो दिमाग है वो कैसे काम करता है, हमारा जो दिमाग है या कितने भागों में बंटा हुआ है, ये सब कुछ हम आप लोगों को अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए प्यारे बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा। और हमें लगता है कि नहीं, अगले अभी 2-3 क्लास लगेगा इस चैप्टर को खत्म होने में। ठीक है ना, 2-3 क्लास और लगेगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज हम आपको पूरा ये जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि जीव जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, ये हम आप लोगों को आज पूरा बता दिए। तो जीव जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी फिर मिलते हैं प्यारे बच्चे हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।